स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे। हमने ये तो डिस्कस कर लिया डिटेल में कि AWS क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, और जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं एक्चुअली। अब हम पढ़ेंगे अगर अगर हम कोई भी क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह हम क्योंकि कोर्स कवर कर रहे हैं AWS का, तो यहाँ पे हम AWS की बात करेंगे कि अगर हम AWS के ऊपर कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे बिलिंग किस तरह आएगी, उन सर्विस को हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, उन सर्विस की प्राइसिंग जो है ना वो हमें किस तरह आती है। तो वो हम यहाँ पे जो फंडामेंटल्स होते हैं AWS प्राइसिंग के, वो यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया गया 3 फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट विद AWS। आपको यहाँ पे 3 तरह से कॉस्ट आती है AWS के ऊपर। अगर आप कोई कंप्यूटर सर्विस यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो बिल आता है वो होता है कैलकुलेटेड इधर बाय द आवर और द सेकेंड्स। कि आपने उस सर्विस को कितने आवर्स यूज़ किया, कितने मिनट यूज़ किया और कितने सेकंड यूज़ किया, वो वहाँ पे जो है ना वो काउंट हो रहा होता है। बट वेरीज बाय इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप का होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी कंप्यूटर सर्विस यूज़ कर रहे हो, कोई वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हो, उसका बिल आपको आता है कि आपने उसको कितनी देर यूज़ किया, ठीक है, कितने सेकंड यूज़ किया, कितने आवर्स यूज़ किया। तो ये उसकी लिखा हुआ है लिनक्स ओनली। ठीक है, ये एक्सेप्शन लिखी हुई है लिनक्स ओनली। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब क्या है, जब हम इसकी जो है ना इसको जब हम बनाएंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा लिनक्स ओनली का मतलब क्या होता है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सर्विस को कॉस्ट किस तरह पे की जाती है कि वो कैलकुलेट किया जाता है कि आपने उस कंप्यूटर सर्विस को कितनी देर यूज़ किया, उसके अंदर आवर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर सेकंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है। ऐसी सर्विस, ऐसी वर्चुअल मशीन जहाँ पे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सेकंड्स भी काउंट होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लिनक्स के अलावा कोई विंडो मशीन यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपके सेकंड्स काउंट नहीं होते। फिर अगर आप कोई स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हो जहाँ पे आपने अपना डाटा स्टोर करना है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर ये देखा जाता है चार्ज टिपिकली पर जीबी कि आप कितने जीबी सर्विस यूज कर रहे हो। आप 1 GB यूज कर रहे हो, 2 GB, 3 TB, 4 TB, जितना भी यूज कर रहे हो, आपको उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है। आपने एक पूरे मंथ जितनी जीबी यूज की स्टोरेज, जितनी जीबी आपने वहां पे डाटा स्टोर किया, आपको फिर एट द एंड ऑफ मंथ उतना पे करना पड़ेगा। ठीक है। और फिर हमारे पास आता है डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर क्या होता है, इसको भी हम जब हम S3 पढ़ेंगे स्टोरेज सर्विस तब हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 2 चीजें डिस्कस की हैं। एक कंप्यूटर सर्विस का बिल किस तरह पड़ता है, हमें वहां पे हमें वो बिल पड़ता है आवर्स एंड सेकंड के हिसाब से। लेकिन जो स्टोरेज सर्विस होती है वो हमें पड़ती है जीबी के हिसाब से कि आपने कितनी स्टोरेज यूज की है AWS वालों की। हाउ डू यू पे फॉर AWS, तो हम किस तरह पे करेंगे AWS को। तो पे करने का तरीका, 3 तरीके हैं यहाँ पे। पे फॉर व्हाट यू यूज, ऑब्वियसली पे एज यू गो बेसिस पे ये मॉडल चलता है कि आप जितना यूज करोगे किसी भी सर्विस को, ठीक है, आप किसी भी सर्विस को जितना पे करोगे आप उतना ही, उतना जितना यूज करोगे उतना ही पे करना पड़ेगा आपको। आपको ना कम पे करना पड़ेगा ना ज्यादा पे करना पड़ेगा। जितना यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। पे लेस देन यू रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पे लेस, इसको मैं आगे जाकर बताऊँ इसका मतलब क्या होता है। पे लेस देन यू रिजर्व, ये भी एक मॉडल होता है। फिर हमारे पास आता है पे लेस व्हेन यू यूज मोर एंड एज AWS ग्रोज। तो इसकी पहले हम बात कर ली हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कि जैसे जैसे AWS ग्रो करता है, उनके कस्टमर ग्रो करते हैं, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो फिर उनके जो एंड यूजर होते हैं उनको भी फायदा होता है। फायदा किस तरह होता है कि वो जो सर्विस यूज कर रहे होते हैं उस सर्विस की कॉस्ट में वो डिस्काउंट दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को। ठीक है। तो इस तरह जैसे जैसे AWS ग्रो करेगा आपको भी फायदा होगा, एंड यूजर को भी फायदा होगा। तो एक्चुअली 3 तरह के मॉडल होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पे फॉर व्हाट यू यूज। ठीक है। पे फॉर व्हाट यू मतलब क्या होता है कि आपने जितना यूज किया उतना पे करना पड़ा आपको। ठीक है। पे ओनली फॉर द सर्विसेज दैट यू कंज्यूम विद नो लॉन्गर अपफ्रंट एक्सपेंसिव। जिस तरह ऑन प्रेमिस में क्या होता था, ऑन प्रेमिस के अंदर ये होता था कि अगर हम कोई सर्विस यूज नहीं भी कर रहे, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज कर लें ये हमारा ऑन प्रेमिस का मॉडल है ये वाला। ठीक है। ये हमारा कौन सा मॉडल है, ऑन प्रेमिस का मॉडल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फर्ज कर लें हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है। यहाँ हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है या डिफरेंट जो ना वो कोई सर्वर हमारे पास चल रहा है, डिफरेंट सर्वर हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि अगर हम इन सर्वर को यूज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे,
तो हमें फिर भी इसकी कॉस्ट आती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती रहेगी, जो कैपिटल एक्सपेंस हमने पहले कर दिया वो तो है ही इसका, लेकिन उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो बाद में आती रहेगी मंथली, वो भी हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इनको स्टॉप भी नहीं कर सकते। कि अगर आपने जो ना कोई एप्लीकेशन है आपकी, तो कोई एप्लीकेशन, आपको कोई बिजनेस इस तरह के वहाँ पे आपको ऑर्डर्स आते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं आपको, और अब बिजनेस आवर्स है आपका कोई, जो है ना वो सुबह 10 से लेके, ठीक है, और शाम को जो है ना 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आपका ये बिजनेस आवर्स है। ठीक है, तो इतनी ड्यूरेशन टाइम के अंदर क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके लोग आएंगे, आपकी एप्लीकेशन को विजिट करेंगे और वहां पे क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर जो 1 बजे के बाद का टाइम है, 1 से लेके सुबह 9 बजे तक का जो टाइम है, वहां पे कोई भी यूजर नहीं आएगा। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे बिजनेस आवर्स नहीं है। तो वहां पे क्या होगा फिर, ये चलते रहेंगे हमारे, इनको हम ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ करने से हमारा डाटा वहां से रिमूव हो जाएगा, फिर वहां पे डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, बैकअप करना पड़ता है, मैं तो वो काफी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये चलते ही रहेंगे, जब चलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हमें आएगी। लेकिन क्लाउड के ऊपर ऐसा नहीं होता, क्लाउड के ऊपर ये होता है कि आपने जितना यूज किया, आपने अगर 1 घंटा यूज करना, आप 1 घंटा यूज करो, 2 घंटा यूज करना, 2 घंटे यूज करो, 2 घंटे यूज कर लिया, आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। स्टॉप करने के बाद जब आप उसको आफ्टर ड्यूरिंग बिजनेस आवर दोबारा ऑन करोगे, तो आपको फिर वहीं से बिलिंग स्टार्ट होगी आपकी। जितनी देर वो ऑफ रहे हैं, आपको उसकी बिलिंग पे नहीं करनी पड़ेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, ना आपको यूजेज कॉस्ट आएगी, उसकी कोई भी आपको कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। जैसे आप उसको स्टार्ट पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से लेके स्टॉप पे क्लिक करने तक जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा, आपको वहां पे स्टॉप पे या टर्मिनेट तक आपको बिल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट अच्छा, ये फ्लेक्सिबिलिटी सारे होती है जो हम बात क्लाउड के ऊपर मूव कर सकते जी। सर, ये जितनी सारी सर्विसेज आप बता रहे हैं, जो जितना हम यूज करेंगे, तो वैसे इन सारी सर्विसेज को यूज करने के लिए तो जो सर्विसेज का नाम भी तो होगा ना, कि इस सर्विसेज में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है। मुझे दोबारा जरा क्लियर बोलें, आपकी आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। सर, मैं कह रहा हूँ ये जो सारी सर्विसेज आप बता रहे हैं, जिस तरह के इसमें ऑप्शन है कि ये सर्विस यूज करने पे वो फिर कितना हमने यूज किया, फिर कितनी कॉस्ट पड़ रही है, तो इसको यूज करने के लिए सर्विसेज के नाम भी तो होंगे, यानी कि इस सर्विसेज को आप यूज करने में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर, कि उस सर्विसेज का ऐसा कोई नाम भी होगा। हाँ बिल्कुल, सर्विस का नाम होगा ना, इस सर्विस का नाम जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ कि हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन चला रहे हैं, उस सर्विस का नाम है EC2। मैं EC2 की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि अभी हमने EC2 नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा अभी इसका नाम। ठीक है, मेरी की ये सारी EC2 में आती है, ये सारी हाँ, सर्विसेज। हाँ, ये जो अभी जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये EC2 है, ये भी EC2 है हमारे पास, ये भी EC2 सर्विस है, ये भी एक EC2 सर्विस है हमारे पास। हाँ, ठीक है। ठीक है भाइयों, तो ये सिर्फ EC2 सर्विस है। तो EC2 सर्विस मैं आपको अभी भी इसलिए नहीं बता रहा सर्विस का नाम, क्योंकि अभी आप जो ना वो कंफ्यूज ना हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है। तो हम EC2 सर्विस को पढ़ेंगे भी, इसके ऊपर कंप्लीट हम फुल फ्लैज लैब्स भी करेंगे, और सारा कुछ करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके पास एडवांटेज होता है, पे फॉर व्हाट यू यूज, आप जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। पे लेस देन यू रिजर्व का मतलब क्या होता है, पे लेस देन रिजर्व का मतलब ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो आपने कोई चीज बाय कर ली, आपने गली के कोई जनरल स्टोर बना हुआ, आपने वहां से कोई चीज बाय की है। ठीक है, उसकी कॉस्ट जो है ना वो अलग होगी। लेकिन अगर आपने वही चीज होलसेल से बाय की है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, एक चीज आप जनरल स्टोर से बाय कर रहे हो, आपको उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, लेकिन अगर उसी वही चीज को आप होलसेल रेट पे बाय कर रहे हो किसी बड़ी मार्केट से, तो आपको उसी चीज की प्राइस क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसी तरह AWS वाले ये कहते हैं कि अगर आप हमारी सर्विस को जितना यूज करेंगे ना, हम आपको उतना ज्यादा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, आप जितना यूज करेंगे हम आपको उतना ही डिस्काउंट ज्यादा देंगे। तो उसका होता है पे लेस व्हेन यू रिजर्व, कि जब आप उसको रिजर्व कर लेते हो किसी भी चीज को। अब रिजर्व करने का मतलब क्या होता है, रिजर्व करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। डिफरेंट ऑप्शन इस तरह होता है कि अगर हम फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे हम उस सर्विस का नाम ले लेते हैं EC2 का, कि हमने जो है ना वो EC2 सर्विस यूज करनी है। EC2 एक सर्विस हमने क्या करनी है, यूज करनी है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन ये होता है कि आपने ऑन डिमांड यूज करना है उसको, आपने उसको ऑन डिमांड यूज करना है, या वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिजर्व ऑप्शंस भी होते हैं। ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि
आप उसको हो सकता है 1 घंटा यूज करो उस सर्विस को, उसके बाद उसको स्टॉप कर दो, टर्मिनेट कर दो। आप उसको 2 घंटे यूज करो, 2 दिन यूज करो, 2 हफ्ते यूज करो, 2 महीने यूज करो, तो आपको नहीं पता कि मैंने कितना यूज करना है उस सर्विस को। उसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड। ठीक है। हो सकता है आप उस सर्विस को 2 मिनट बाद बंद कर दो यूज करके। लेकिन रिजर्व का मतलब ये होता है कि आप कहते हो कि मुझे EC2 सर्विस यूज करनी है, लेकिन मैं उसको रिजर्व यूज करना चाहता हूँ, रिजर्व रिजर्व कर लेता हूँ। रिजर्व का मतलब ये है कि मैं उस सर्विस को 1 साल से लेके 3 साल तक लगातार यूज करूंगा। ठीक है, रिजर्व कर लिया मतलब यहाँ पे हम चीजें बल्क में बाय कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को रिजर्व करते हैं, बल्क में बाय करते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली हमें फिर ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम कोई चीज ऑन डिमांड यूज करेंगे तो हमें कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। लेकिन जब हम वहां पे चीजें मोस्टली बाय करेंगे, रिजर्व कर लेंगे चीजों को, तो हमें फिर उसकी कॉस्ट कम पड़ जाएगी। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये होता है हमारे पास रिजर्व वाला ऑप्शन, कि आप चीजों को रिजर्व कर लेते हो। फिर जब आप रिजर्व कर लेते हो तो वहां पे भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे होते हैं कि रिजर्व, अब हमने रिजर्व कर लिया उसको 3 साल के लिए। ठीक है। तो वहां पे अब हमें 3 पेमेंट ऑप्शन मिल रहे होते हैं रिजर्व वाले ऑप्शन के। आप कौन सा पेमेंट ऑप्शन चूज करोगे? नो अपफ्रंट पेमेंट, पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट, एंड लास्ट वन बताता है ऑल अपफ्रंट पेमेंट। जिस तरह जो है ना आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज बाय करते हो, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप सारी पेमेंट शुरू में ही एडवांस में दे दोगे, या ज्यादातर मोस्टली जो है ना वो अमाउंट आप स्टार्ट में दे दोगे फर्स्ट पेमेंट में, तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है। इसी तरह आप जितनी इंस्टॉलमेंट ज्यादा करते जाओगे, आपको उतना जो है ना डिस्काउंट कम होता जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी सेम यही होता है कि रिजर्व के अंदर, सिर्फ रिजर्व के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑल अपफ्रंट पेमेंट, अगर आप सारी पेमेंट एडवांस में कर दोगे 3 साल की, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हमें हैवी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट करोगे, आप कहते हो कि कुछ पेमेंट मैं एडवांस में कर देता हूँ, कुछ पेमेंट मैं एट द एंड ऑफ मंथ किया करूंगा, ठीक है, तो फिर आपको वहां पे डिस्काउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नो अपफ्रंट पेमेंट करते हो, आप कहते हो कि मुझे पेमेंट एडवांस में कुछ भी नहीं करनी, मैं सारा कुछ जो है ना वो एट द एंड ऑफ मंथ ही किया करूंगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको डिस्काउंट आपका मजीद कम हो जाएगा। तो ये पेमेंट ऑप्शन होते हैं हमारे रिजर्व के अंदर। ठीक है। तो पे लेस व्हेन रिजर्व का मतलब यही होता है कि जब आप चीजें बल्क में बाय करते हो, जब सर्विस ज्यादा यूज करते हो डब्ल्यूएस की, तो आपको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो इस तरह वैसे होता नहीं है कहीं भी कि अगर हम कोई चीज ज्यादा बाय कर रहे हो तो हमें डिस्काउंट जो है ना वो, तो वही जो ना होलसेल रेट वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आप चीज होलसेल में बाय कर रहे हो, ज्यादा बाय कर रहे हो, आपको ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा उसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। पे लेस बाय यूजिंग मोर, तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ज्यादा यूज करोगे उसको, तो फिर भी आपको कम पे करना पड़ेगा। जिस तरह आप जो है ना स्टोरेज सर्विस यूज करते हो, तो आपने इस मंथ में, करंट मंथ में आपने जो ना प्रीवियस मंथ में 50 GB स्टोरेज यूज की, और लेकिन आपने नेक्स्ट मंथ में, करंट मंथ में आपने हो सकता है 200 GB स्टोरेज यूज की हो AWS की, तो आपको उस हिसाब से उस रेट से कम रेट पे आपको बिल आएगा, क्योंकि आपने ज्यादा सर्विस यूज की है। तो आप जितना ज्यादा सर्विस यूज करोगे, आपको उतना ही ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा यहाँ पे। तो इसका कहने का ये मतलब है, पे लेस बाय यूजिंग मोर। और ये मैंने पढ़ लिया, पे लेस एज AWS ग्रोस, जैसे जैसे AWS ग्रो करता है, उसके कस्टमर बढ़ते हैं, आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है, सिंस 2006 AWS हैज लोड प्राइसिंग मोर देन 75 टाइम्स एंड कंटिन्यूज टू डू सो। वो कह रहा है कि 2006 से लेके अब तक AWS ने 75 टाइम अपने सर्विस की जो है ना वो प्राइसेस को कम किया है, 75 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 2006 से AWS ग्रो ही करता आ रहा है ना। ठीक है, क्यों? क्लाउड ग्रो हो रहा है, क्लाउड ग्रो कर रहा है, तो AWS के ऊपर लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं इसका। तो उस हिसाब से उन्होंने 75 टाइम अपने सर्विस को 75 टाइम कम किया है। और कहते हैं कि हम जो है ना फ्यूचर में भी इसको कम करते रहेंगे, जैसे जैसे AWS मजीद ग्रो करेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट के बारे से देखें कितना हमें बड़ा बेनिफिट मिल गया, कि हम कॉस्ट को कट ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। ये होता है फ्री टीयर, इसमें परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी, जैसे ही मेरा अकाउंट है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, बल्कि बन ओपन है मेरे पास, ये मेरा AWS का अकाउंट है। ठीक है, ये आपका भी हो सकता है। आपने कोई भी सर्विस यूज करनी है ना AWS की, तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए AWS का। तो आपके पास मोस्टली के पास नहीं होगा, लेकिन आपने अभी इसको नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास ये पोर्टल है, आपने जो भी लैब्स परफॉर्म करनी है यहीं पे करनी है। अभी फिलहाल आप इसको ना बनाएं।
ठीक है, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो ना, तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री टियर मिलता है। आप 1 ईयर के लिए तमाम सर्विस को, तमाम को तो नहीं, लेकिन लिमिटेड सर्विस होती है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, उसके ऊपर लैब्स परफॉर्म कर सकते हो, उसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आपको बिल नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको उसकी बिलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आप बाद में जितना यूज करोगे। तो इसलिए अब जब आपकी इस कोर्स की एक्सेस फिनिश होगी ना, तो फिर आप इसको बनाइएगा, फिर आप वहाँ पे डिफरेंट लैब्स परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता। वीपीसी, इलास्टिक बीन स्टॉक, ऑटो स्केलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो ये सारी सर्विसेज होती हैं, सर्विस का नाम है। ठीक है, इनका वो कह रहे हैं कोई चार्ज नहीं होता, बट विद सम एक्सेप्शंस। ये जो जिनके ऊपर स्टार लगाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि अगर इन सर्विस को आप बेसिक लेवल के ऊपर यूज करोगे तो आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसको एडवांस लेवल के ऊपर यूज करोगे, इसको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इसको करोगे, तो फिर आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी, बिल आएगा। ठीक है, लेकिन जनरली इन सर्विसेज का हमें बिल नहीं आता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्री टीयर के अंदर भी, और जिनका फ्री टीयर खत्म हो गया उनके अंदर भी सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इन सर्विस को अगर आप बेसिक लेवल के ऊपर यूज करोगे तो उसकी कॉस्ट नहीं पड़ेगी आपको, तो ये फ्री सर्विस होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं इसको फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे, इसको हम जो है ना वो डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइसिंग कैलकुलेटर इसको हम लास्ट में पढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आपकी ओनरशिप के अंदर आने तक जो भी उसके ऊपर डायरेक्ट इंटरेक्ट कॉस्ट लगती है ना, उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जिस तरह जो है ना आपने कोई फर्ज कर लें कोई गाड़ी इंपोर्ट की है आपने। ठीक है, आपने कोई जो है ना एक कार इंपोर्ट की है, तो ऑब्वियसली हो सकता है आपने वो जो कार उसकी पेमेंट की है ऑनलाइन, जापान से आपने उसको बाय किया है, तो हो सकता है आपने जो पेमेंट किया है वो कुछ लाखों में की हो। ठीक है, हो सकता है आपने वहां पे उसकी 5 लाख उसको पे किया हो, उस गाड़ी को। लेकिन जब वो गाड़ी पोर्ट पे आएगी तो वहां पे डिफरेंट एलसी चार्जेस होते हैं। ठीक है, और फिर उसको रजिस्टर भी करना होता है हमने, और फिर उसको नंबर प्लेट भी लगवानी होती है, और डिफरेंट सारे टैक्स वगैरह लगा के हो सकता है वो आपको गाड़ी फिर बाद में 30 लाख की पड़ जाए। तो अब जब आपसे कोई पूछेंगे भाई आपकी गाड़ी कॉस्ट क्या है, तो आप उसको 5 लाख नहीं बताओगे, आप उसको बताओगे मुझे ये 30 लाख में पड़ी है। तो डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, आपकी ओनरशिप के अंदर आने तक जो भी उसके अंदर कॉस्ट आती है, उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसी तरह क्लाउड के ऊपर क्या होता है, क्लाउड के ऊपर हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है ना, वो बहुत, हमें अगर हम क्लाउड के ऊपर कोई क्योंकि अपना कोई इंफ्रा बिल्ड कर ही नहीं रहे हम, कोई डाटा सेंटर लगा ही नहीं रहे, तो हमें वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, सिर्फ वहाँ पे हमें ऑपरेशन कॉस्ट में पे करनी पड़ेगी। जितनी सर्विस हम यूज़ करेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है किसी भी चीज़ को अपनी ओनरशिप के अंदर लाने के लिए, वो भी यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है हमारे पास। जिस तरह जो है ना अगर कंपनी है वो क्लाउड के ऊपर नहीं मूव कर रही, उन्होंने अपना खुद का डाटा सेंटर लगाना है, तो पहले उनको वो स्पेस देखनी पड़ेगी, मुझे कहाँ पे वो एक इंफ्रा बिल्ड करना है। ठीक है, उसकी कॉस्ट पड़ेगी, फिर वहाँ पे सर्वर कॉस्ट पड़ेगी, स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी जो सर्वर के साथ अटैच होगी, नेटवर्क कॉस्ट, आईटी लेबर कॉस्ट, वो उसके अलावा ये सारी कॉस्ट है इसके अंदर। तो ये सारी कॉस्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो वो उसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो वो सारी मिल मिला के डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट हमारी होगी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो यही तो हम पढ़ रहे थे पहले दिन से कि अगर हम क्लाउड के ऊपर मूव करेंगे तो हमारी कितनी बड़ी जो है ना वो एक कॉस्ट हमारा जो है ना वो कम हो जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा हमें अगर हम क्लाउड के ऊपर मूव कर जाएंगे तो, क्योंकि अब हमें वहां पे सारा ये काम करना ही नहीं पड़ रहा, ये सारा काम पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक रह गया है, उसको हम जो है ना वो पढ़ने पे फिनिश करते हैं। प्राइसिंग कैलकुलेटर। प्राइसिंग कैलकुलेटर एक टूल है AWS का जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर एस्टिमेट योर मंथली कॉस्ट। ठीक है, आप फर्ज कर लें आप न्यू हैं। ठीक है, आपने अपना AWS का अकाउंट साइन अप किया, अब आपने वहां पे ना कोई AWS की सर्विस यूज करनी है EC2 के नाम से, आपने वहां पे कोई वर्चुअल मशीन बनानी है अपनी। ठीक है, तो आपको नहीं पता कि मुझे कितना बिल आएगा उसका, मुझे एट द एंड ऑफ मंथ कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर आपने उसको पूरा मंथ यूज करना है तो आपको नहीं पता कि मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो आप उस सर्विस को यूज करने से पहले उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो।
ये भी बेनिफिट हमारे पास होता है। वो किस तरह? उसके लिए एक टूल होता है AWS मंथली कैलकुलेटर के नाम से। ये बहुत अच्छा टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, प्राइसिंग कैलकुलेटर के नाम से, सॉरी, ये होता है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इससे बेनिफिट हो जाता है कि अगर आप कोई भी सर्विस यूज करना चाह रहे हो, तो आप उस सर्विस को यूज करने से पहले एक एस्टिमेशन लगा सकते हो। या आपको एक पूरी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताता, लेकिन आप यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हो कि मुझे एट द एंड ऑफ मंथ कितनी कॉस्ट आ जाएगी। एक तरह का एस्टिमेट आपको हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है क्रिएट एस्टिमेट। तो यहाँ पे सिर्फ हम एस्टिमेट लगाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज को वो हमें फिगर बता रहा है तो एट द एंड ऑफ मंथ हमें उतनी ही कॉस्ट आएगी, इसका ये मतलब नहीं होता। सिर्फ उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पे कोई भी सर्विस यूज करनी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप पहले ये बताएं कि आप उस सर्विस को किस रीजन के अंदर चूज यूज करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि मैं उसको ओहायो रीजन के अंदर यूज करना चाहता हूँ उस सर्विस को। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी भी रीजन का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि मैं उस सर्विस को ओहायो रीजन के अंदर यूज करना चाहता हूँ। अब वो कह रहा है कि आप किस सर्विस को एस्टिमेट लगाना चाहते हैं, किस सर्विस का। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे डिफरेंट सर्विस आ रही हैं, मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो, यहाँ पे ये देखें EC2 आ गया हमारे पास। मुझे EC2 के बारे में बताओगे, अगर मैं EC2 सर्विस यूज करूँ, कोई अपनी वर्चुअल मशीन बनाऊँ, तो मुझे एट द एंड ऑफ मंथ कितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, वो हाई रीजन के अंदर आपकी कॉस्ट वेरी करती है, रीजन वाइज हर रीजन के अंदर आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। तो खैर ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से रीजन चूज कर लिया है कि मुझे इस रीजन के अंदर बताओ कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अच्छा, अब मुझे क्या क्या इसको वहाँ पे करना पड़ेगा। टेनेंसी बता रहा है, शेयर्ड होता है कि अगर आपको जो ना वो डेडिकेटेड इंस्टेंस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो जो होस्ट बना हुआ है उसके ऊपर सिर्फ आपकी वर्चुअल मशीन चले, ठीक है, तो वो डेडिकेटेड होता है। वहाँ पे फिर आपको जो ना वो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। तो अभी हम इसको शेयर्ड रहने देते हैं। शेयर्ड का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया था ना कि एक होस्ट होता है, उसके ऊपर हाइपरवाइजर लेयर होती है। ठीक है, और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन बन रही होती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन में चल रही हो, यहाँ पे किसी और की वर्चुअल मशीन में चल रही हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शेयर्ड। तो अभी हम उसी को यूज करेंगे, शेयर्ड के अंदर बताओ मुझे। अब वो पूछ रहा है कि आप जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे या जो सर्वर रेडी करेंगे EC2 को यूज करते हुए, उसके साथ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे ले लिया। या यहाँ मैं जो ना वो लिनक्स ही कर लेता हूँ, मुझे लिनक्स सर्वर यूज करना है। ये देखें, ये नीचे देखें, मैं दोबारा ये देखें, मैंने अभी यहाँ पे लिनक्स चूज किया। तो यहाँ पे देखें मुझे पर मंथ कितनी एस्टिमेट बता रहा है, $1.53 बता रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं विंडो यूज करूंगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। को मुझे बता सकता है इंक्रीज क्यों होगी? 3.80 कर दी उसने। ये जो ना क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे लिनक्स यूज कर रहा हूँ तो मुझे कॉस्ट कम बता रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विंडो यूज कर रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, तो मुझे कॉस्ट ज्यादा बता रहा है। कोई बता सकता है? जी हमजा। सर क्योंकि सर मैं देखा था अमेजोन का अपना भी एक लिनक्स के साथ एक है कोई इंस्टेंस है, हम्म। AWS लिनक्स सर्वर है कोई उनका, शायद इस वजह से। अच्छा, अगर मैं ubuntu यहाँ पे चूज करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें लिनक्स विद ubuntu भी यहाँ पे होगा। वहाँ पे थोड़ी बहुत प्राइस वेरी करेगी। ठीक है, वहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे देखते हैं कितनी होती है। यहाँ पे 46 आ गई। ठीक है, तो क्यों आ गई ये भी मुझे बता दे, क्यों आ गई यहाँ पे 46 क्यों आ गई। ये भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंसिंग कॉस्ट भी होती है ना हमारे पास। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो तो ऑब्वियसली आपको पता है पेड होता है ना, आप उसको फ्री वर्जन यूज नहीं कर सकते। तो लिनक्स क्या होता है, लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्री होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसलिए जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो मोस्टली हर जगह लिनक्स का ही यूज करती हैं। ठीक है, विंडो बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि जो मोस्टली ऑपरेशन होते हैं वो लिनक्स के ऊपर ही हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे काम करना भी हमारे लिए आसान होता है। एक काम करना भी आसान होता है, दूसरा ये फ्री होता है। अगर आप इसके अलावा कोई पेड यूज करोगे, यहाँ पे विंडो यूज करोगे या कोई और यूज करोगे, तो वहाँ फिर उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है, वो सारा कुछ फिर आप उसके अंदर ऐड होता है।
उसके बाद जो है ना वो कह रहा है आपको नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दो चाहिए, दो करूंगा तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे जो है ना वो डबल कर देगा, उसको थ्री कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ही रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे ये होता है इंस्टेंसेस, कि आपको कौन सा इंस्टेंस चाहिए अपनी, जो आप वर्चुअल मशीन बना रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा इंस्टेंस चाहिए। इंस्टेंस जो होता है ना, उसके अंदर आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है। इंस्टेंस टाइप जो होता है उसके अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं। इंस्टेंस टाइप के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है वर्चुअल सीपीयू और एक होता है मेमोरी। सिर्फ ये चीज डिफाइन करते हैं कि हम हमारी जो वर्चुअल मशीन बनेगी, हमारा जो वर्चुअल सर्वर बनेगा क्लाउड के ऊपर, उसको मेमोरी कितनी देनी है और उसको वर्चुअल सीपीयू कितने देने हैं। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इस तरह अगर आप T4G नैनो यूज करोगे, इसको हम पैसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मुझे 2 GB वर्चुअल सीपीयू मिलेंगे और 0.5 GB मुझे मेमोरी मिलेगी। अगर यहाँ मैं कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला यूज़ कर लेता हूँ, मुझे जो है ना वो मेमोरी भी, रैम भी ज़्यादा चाहिए, मुझे नंबर ऑफ कोर्स भी ज़्यादा चाहिए। मैं ले लेता हूँ T2 माइक्रो, इसमें भी टू है। मैं कोई फोर ले लेता हूँ, फोर शो नहीं कर रहा मुझे यहाँ पे, वो कह रहा है करंट जनरेशन, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा वो आगे जाके है, लेकिन यहाँ पे अगर जो है ना मैं यहाँ पे ले लेता हूँ T3 मीडियम ले लेता हूँ, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रैम भी बढ़ रही है मेरे पास। वहाँ पे 0.5 GB रैम थी मेरे पास, यहाँ पे कितनी है, 4 GB रैम है मेरे पास। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, 15 हो गई, 15 USD पर मंथ। तो इस तरह आप जो भी सोर्स यूज करोगे उस हिसाब से आपको आएगा। यहाँ पे देखें पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट ऑप्शंस क्या है आपके। अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ऑन डिमांड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ ऑन डिमांड, तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, मुझे कॉस्ट पड़ रही है 30.37 USD पर मंथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है ना, इनके कुछ प्लान्स होते हैं, सेविंग प्लान्स होते हैं, अगर मैं वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है, हम मैंने को बताया था हम रिजर्व कर लेते हैं, रिजर्व्ड ऑप्शन हमारे पास होता है, तो वो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है उसने, इजी टू इंस्टेंस सेविंग प्लान्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने कितनी देर की रिजर्व कर रहा हूँ, 3 ईयर की रिजर्व कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो अगर मैं 3 ईयर की रिजर्व कर रहा हूँ तो मुझे पर मंथ कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 13.14 USD पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर करूंगा तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब मैं रिजर्व नहीं कर रहा, 1 ईयर की रिजर्व कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा साल की रिजर्व कर रहा हूँ उसको, तो मेरी कॉस्ट कम पड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ पे जितना यूज़ करोगे उतना कम कॉस्ट पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑल अपफ्रंट पेमेंट कर देता हूँ तो फिर भी मेरी कॉस्ट ना थोड़ी कम हो जाएगी, 409। तो अब मुझे ये सारी कॉस्ट जो है ना मुझे अभी एडवांस में देनी पड़ेगी, अपफ्रंट पे करनी पड़ेगी। तो ये पर मंथ हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपको कम पड़ेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पार्शियल करता हूँ तो मेरा डिस्काउंट कम हो जाएगा, मैं नो अपफ्रंट करता हूँ तो मेरा डिस्काउंट और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना यूज करोगे, आपको बताने का मकसद ये था कि आप जितना यूज करोगे उतना आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास रिजर्व्ड ऑप्शंस, कि आप रिजर्व्ड यूज कर रहे हो उसको, तो फिर आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। पे लेस व्हेन यू रिजर्व, ठीक है, जब उसको रिजर्व कर लेते हो किसी भी चीज़ को तो फिर आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर। तो ये भी एक बेनिफिट होता है हमारे पास AWS के ऊपर। तो ये होता है हमारे पास ऑन डिमांड, ऑन डिमांड करोगे तो आपको पर मंथ देखे कितनी आ गई, यहाँ पे 30.37 कॉस्ट पड़ गई, तो ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप उसको रिजर्व करोगे तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जो है ना वो रिजर्व का ऑप्शन हमारे पास होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बाकी ऑप्शन यूज नहीं कर रहा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि हमारे पास रिजर्व का मतलब क्या होता है, अगर हम रिजर्व वाला ऑप्शन यूज करें तो हमारी कॉस्ट किस तरह कम होती है, तो ये बताने का मकसद था आपको। और प्राइसिंग कैलकुलेटर को किस तरह यूज करते हैं, और इससे जो ना हम एक तरह का एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर मंथ 13.14 कॉस्ट ही आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक, जहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया और ये देखा कि हम AWS के ऊपर प्राइसिंग को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और डिस्काउंट किस तरह ले सकते हैं। तो यही बेस्ट डिसीजंस होते हैं कि आपने लेने होते हैं डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर करते हुए, कि मुझे मजीद, आप क्लाउड के ऊपर तो ऑब्वियसली आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको जो है ना वो कॉस्ट ऑब्वियसली जो कैपिटल कॉस्ट थी आपकी वो कट ऑफ हो गई,
अब आपने सर्विस का यूज करना है। लेकिन वहां पे आपने अब आप मैक्सिमम जो ना आपने डिसीजन मेकिंग इस तरह करनी है कि मुझे अब मजीद कॉस्ट कम पड़े उसके ऊपर। अगर कोई AWS मुझे कोई डिस्काउंट दे रहा है किसी चीज के ऊपर, तो मैं उसको जो ना वो गेट करूँ उस डिस्काउंट को। तो इससे आपकी कॉस्ट मजीद कम होगी।